प्राइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। और आज जेके प्राइम में जिस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे उसमें एस्पिरेंट्स के मुद्दे को लेकर बात करेंगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर्स की जो भर्ती रैली यहां पर हुई थी उसमें सबसे पहले बताया गया कि घोटाला हुआ और उसके बाद यहां पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम्स बनाई गई, एलजी की तरफ से भी बड़ा बयान जारी किया गया कि अगर कोई भी घोटाला हुआ है तो उस पर इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से अब एस्पिरेंट्स जो है वो अपना तर्क जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ विंकल शर्मा हैं, एस्पिरेंट्स हैं, अतुल शर्मा हैं और उसके साथ साथ मोहम्मद खालिक हैं। ये तीनों एस्पिरेंट्स हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का जुड़ने के लिए। और पहला सवाल यहाँ पर मोहम्मद खालिक आपसे होगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बनाई गई, लेकिन इस बीच में एस्पिरेंट्स जो हैं वो दो गुट में डिवाइड हो गए, जिसमें एक का कहना था कि एग्जाम होना चाहिए और एक का कहना था एग्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बीच में भी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम भी किया। क्या कहेंगे? देखिए मैम, इसमें मेरा कहना ये है, ये एक कलेक्टिव इशू है, ये स्टेट के वेलफेयर के लिए है, एक कलेक्टिव इशू है। इसमें दो गुटों में बांटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो पाया जा रहा है, ये कुछ लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके, अगर वो मेरिटोरियस हैं, हम मानते हैं उन्होंने मेहनत की है, हमने भी मेहनत की है, लेकिन ये सरकार का नेग्लिजेंस है और सरकार की नीतियां गलत हैं। उन नीतियों की वजह से ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं और हम भी सफ़र कर रहे हैं। तो हम एक ही चीज़ पे बात करना चाहेंगे, अगर हमारे आसपास क्राइम हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो अब जो जितनी तक अभी तक जो इंक्वायरी हो चुकी, इंक्वायरी होने के बावजूद अब जो रिपोर्ट है, जैसे न्यूज़ आ रही है कि रिपोर्ट सौंप दी गई है एलजी साहब को, लेकिन हम डे वन से ये डिमांड रख रहे हैं कि हमें इंक्वायरी इंडिपेंडेंट की, कोई जुडिशरी का रिटायर जज या सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए इस केस में, क्योंकि ये मल्टी स्टेट रैकेट है। इसमें जैसे यूपी में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, इन स्टेटों में जो चीज़ें हुई तो वहाँ पे जो सिंडिकेट्स पाए गए, तो वही सिंडिकेट्स कहीं जम्मू कश्मीर में भी इन्वॉल्व ना हो। और ये मल्टी स्टेट रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है। इस नेक्सस को पकड़ने के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर की कोई एजेंसी सक्षम नहीं है, इसमें सीबीआई इंक्वायरी ही। अतुल, जिस तरह से आप देखिए एलजी के पास रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है और एलजी की तरफ से भी ये कहा गया था कि कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, अगर घोटाला हुआ है तो रद्द कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर आप देखिए रद्द की स्थिति तो हो ही गई है, लेकिन जिस तरह से अब आगे कार्रवाई होगी, क्या लगता है कि किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि खालिक तो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, आपका तर्क? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब हमने ये मसला उठाया था तब से ही हमारी लगातार जो मांग थी वो इसमें सीबीआई इंक्वायरी की थी, क्योंकि पेपर रद्द करना सिर्फ वहां तक हम लोग सीमित नहीं थे। पेपर रद्द हो जाएगा, अगर उन लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वही लोग दोबारा जो है इसी एग्जाम में बैठेंगे। हमारी शुरू से ही ये मांग थी कि जो रैकेट इसके पीछे चल रहा है और जो एस्पिरेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको आइडेंटिफाई करके सूटेबल सेक्शंस के अंडर बुक करना जरूरी है। एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे क्राइम में जरूरी है, सो दैट कि फ्यूचर में लाखों लोगों का, लाखों अभ्यर्थियों का, हमारे जैसे एस्पिरेंट्स का फ्यूचर दांव पे ना लगे। आज हम, आपने कहा कि दो ग्रुप्स में बटे हैं, हम उनकी बात से कुछ जगह पर हम भी सहमत हैं कि जैसे अब एग्जाम क्रैश किया जा रहा है, हम नहीं चाहते कि अब ऐसा हो कि इसको साल 2 साल के लिए लटका दिया जाए, वहां हम उनके साथ सहमत हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर उन्होंने वाकई में मेहनत करके अपने एग्जाम्स पास किए हैं, उनको हमारी इस मांग के साथ समर्थन देना चाहिए कि सिर्फ पेपर क्रैश तक ये लोग सीमित ना रहें, क्योंकि पहले ही 15 दिन का समय था, उससे काफी अधिक समय ले लिया गया इंक्वायरी कमेटी के द्वारा और अब भी अभी तक कोई फॉर्मल एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। हमारी ये मांग है जल्द से जल्द इसमें सीबीआई को केस दिया जाए, क्योंकि जितने इनके ओएमआर मार्क्स, पुराने नंबर, वो सब खंगालना था, वो तो इस कमेटी ने कर दिया। अब जो प्रोफेशनल काम करने वाला है, इनकी कॉल डिटेल्स, इनकी ट्रांजैक्शंस, इनको रात को कहां रखा गया, वो सब किसी प्रोफेशनल एजेंसी को करना। और जैसे खालिक भाई ने कहा, मल्टी स्टेट रैकेट है, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है आउट ऑफ स्टेट से भी, जम्मू कश्मीर से भी इन्वॉल्व है
और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं सीबीआई इन्वॉल्व हो और सिर्फ एग्जाम क्रैश करने तक ये सीमित ना रहे, क्योंकि पीछे हमने देखा जम्मू कश्मीर के बैंक के एग्जाम को क्रैश किया गया, लेकिन किसकी गलती थी आज तक किसी को सजा नहीं मिली। इसमें जिस तरीके से हिमाचल में, कर्नाटक में, यूपी में सभी को बुक किया गया, हम भी चाहते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बुक किया जाए और इतनी सख्त सजा दी जाए ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेट हो जाए, एक एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में सेट हो जाए, ताकि अगली बार कोई ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। यहाँ पर सेट हो जाए। विंकल, किस तरह से एग्जाम्पल जो है वो सेट हो सकती है? क्योंकि अभी तक आप देखिए, अगर हम इंटर स्टेट की बात करें या फिर आउटर स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट में तो इस वक्त यूटी चल रही है, लेकिन आउटर स्टेट में आप देखिए कर्नाटका में किस तरह से कार्रवाई की गई, हिमाचल प्रदेश में किस तरह से काम जो है वो हुआ, उस बीच में यूपी के अंदर से भी पेपर लीक के जो मामले सामने आए, लेकिन कार्रवाई जम्मू के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किस तरह से होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर का जो कार्रवाई की है, मैं इसमें ऐसा मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर इसमें लीडरशिप दिखा सकता है। जम्मू कश्मीर जो सरकार है इस समय, माननीय आईजी साहब, उनके नेतृत्व में जो सारी मशीनरी काम कर रही है, उनको एक इनिशिएटिव लेके, एक लीडर बन के पूरी देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी की चाहिए कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों ने हर एक जो भी इसमें एस्पिरेंट था उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करा, उनके समय के साथ खिलवाड़ करा है, तो उन लोगों को ऐसी सज़ा जैसे कि उनको फॉर एवर के लिए या कुछ एक टाइम पीरियड के लिए उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। जितने भी स्टेट में लेवल के एग्जाम है, इवन कि अगर जो कल्प्रिट है, मैं तो कहता हूँ सेंटर लेवल के एग्जाम में, क्योंकि जिन्होंने आज करा है वो आगे भी करेंगे, तो उनको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स हैं जो, तो उनके बच्चों को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के कोई पेरेंट्स ऐसे हों जिसने अभी तो उसके बच्चे जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, बट कल को हो सकता है तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। ऐसा भी सुझाव है। और इसके अलावा कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान, कानून बने, क्योंकि ये जो है जिस तरह का अभी मेरे साथियों ने भी कहा कि एक तरह का सिंडिकेट बन चुका है पूरे देश में। उन्होंने एक ऐसा प्रचलन चला दिया है कि भाई हर पेपर को लीक करना, हर पेपर को लीक करना, तो ये सरकारी पैसे की भी वेस्टेज है। लेकिन विंकल, आपको नहीं लगता कि लोगों पर कार्रवाई करने से पहले ऐसी कंपनीज पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो पहले ही डिफॉल्टर थी? आप देखिए किस तरह से चंडीगढ़ के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर किस तरह से हुआ, जितने भी काम इन कंपनीज ने किए हैं ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आकर जम्मू कश्मीर में आती हैं और यहाँ पर काम होता है। तो सबसे पहले उन लोगों को नहीं पकड़ने की जरूरत है जो लोग इन कंपनीज को यहाँ पर लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इनफैक्ट मैं भी यही कहने वाला था कि भाई ये एक बंदा जो स्टूडेंट है उसकी ही गलती नहीं है, सिस्टम की भी गलती है। और सिस्टम में सरकारी लोग जो है तंत्र चला रहे हैं, JKSSB की बात करें, क्योंकि उन्होंने ही ये टेंडरिंग प्रोसेस शुरू करी, उन्होंने ही कंपनियां बुलाई, तो भाई अगर वो सिस्टम चला रहे हैं, फेयर प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस कंडक्ट करने की एक वो खुद को कहते हैं कि भाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसा फेयर है जब आप उन कंपनियों को बुला रहे हैं जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। और ब्लैक लिस्टेड ऐसे नहीं है, उनकी कंपिटेंसी कहीं पेपर लीक के चलते वो उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है और फिर वो हाई कोर्ट में गई और वहाँ से हाई कोर्ट ने भी वो विदहोल्ड, उसका जो डिसीजन है, जैसे ONGC दिल्ली की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट में जो ONGC वाला केस है, ONGC वर्सेस मेरिट्रैक, तो उस केस में उन्होंने विदहोल्ड किया कि हाँ भाई जो कंपनी का डिसीजन है बिल्कुल सही है। ऐसे ही बाकी जो PGI का वर्सेस मेरिट्रैक का था, उसमें इसने पेपर कहीं लेट शुरू किया है। तो ऐसी कंपनियां जो जिनकी कंपिटेंसी के ऊपर भी सवालों के घेरे में है और जिसकी कंपिटेंसी इनकम्पिटेंसी के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो मोहर लगाई है, उनको कैसे आप अलो कर सकते हैं? और अगर आपको तब पता नहीं चला तो बिल्कुल जो लोग इस सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व थे वो जांच के घेरे में आने चाहिए, क्योंकि केवल इतना कह देना कि हमें तब पता नहीं चला, इतना सा जवाब देके बच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करा है। आज बच्चे जो सवाल यहाँ पर ये है कि आप देखिए 10 जून को ये आदेश होता है, 24 जून को रिपोर्ट सौंपी जाती है, और सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जो सगे भाई बहन हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो एक ही इलाके से काम करते हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए कि जिस तरह से लोगों की मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनी है, उनका तार कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंकअप होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि पूरी तरह से लिस्ट के अंदर घोटाला जरूर हुआ है। खालिद, देखिए मैम, कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि इनपुट्स आई हैं और जहाँ तक जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स ने या प्रिंटिंग प्रेस में जो चीज़ें पब्लिश हुई हैं, पब्लिक डोमेन में आई हैं, तो पब्लिक डोमेन में अगर कोई चीज़ आती है तो वो बिना पुष्टि किए कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं उसको पब्लिश करेगा या पब्लिक डोमेन में लाएगा जब तक इसमें कुछ इनरेगुलरिटीज़ नहीं थी। तो अगर इनरेगुलरिटीज़ नहीं होती तो
ऑनरेबल गवर्नर साहब इस पे कॉग्निजेंस नहीं लेते। अगर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेने के बावजूद अब रिपोर्ट भी सौंपी गई है, लेकिन अब अगर हमारी डिमांड है कि ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें कल्प्रिट पाया जाए उसको बिहाइंड द बार किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की जितनी भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, ऑलरेडी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो गया है, जो कि पहले से सरकार की नीतियाँ गलत आई थी। और अब जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ पे धांधलियाँ हो रही हैं। यहाँ की यूथ के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और यहाँ की यूथ भी अवेयर है इससे कि इस मामले को कहीं भी सेटल डाउन करने की कोशिश ना की जाए, ताकि अगर ये सीबीआई को दिया जाए तो हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है, उसके बाद फर्दर जो कोर्ट का प्रोसीजर रहेगा, जो एफआईआर्स होंगी, उसके बाद जब बंदा गिल्टी पाया जाएगा तो उसको अंडर सेक्शन, उन सेक्शनों के हिसाब से उस पर कार्रवाई भी होगी, उसको सज़ा भी होगी। लेकिन अब विषय ये है कि जो जितने लोग इसमें अपीयर हुए हैं वो फर्दर 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल से नॉर्मल टाइम, कल को एफआईआर अगर लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद कन्विक्शन होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे कोर्ट में। तो 2 से 3 साल क्या ये विदहोल्ड रहेगा? इसलिए इसका जहां तक एक मतलब मैनिपुलेट किया जा रहा है, फास्ट ट्रैक की तर्ज पर काम करने की जरूरत है। देखिए, जो मैनिपुलेट किया जा रहा है, 2 गुटों में बांटने की कोशिश की जा रही है कि कुछ मेरिटोरियस हैं, कुछ अनसेलेक्टेड हैं। तो इसको अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन को रोक दो, तो ये चीज़ गलत है। अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि इसको फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए, इसका री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, वो तो री एग्ज़ाम कंडक्ट करना, वो तो मैग्नीट्यूड एंड वॉल्यूम के किस स्तर तक ये पेपर लीक हुआ है वो डिसाइड करेगा। और वो डिसाइड करने के लिए जांच एजेंसियां जब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी, ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये जांच एजेंसियां इसको बाहर लाएंगी। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ पे 7 दिन में क्रैक हो गया, 7 दिन में उन्होंने रिकंडक्ट किया एग्जाम और रिकंडक्ट भी हो गया। तो हमारी भी यही मांग है कि यहाँ भी फास्ट ट्रैक में हो और एज इट इज हो, जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पाती हैं, उसके बाद जो फर्दर कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है वो चलते रहे। में ये फास्ट ट्रैक पर क्यों नहीं हो पा रहा है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए मैम, मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हमें उम्मीद थी कि एलजी साहब ने जैसे दूसरे दिन ही हमारी बात सुनकर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बिठाई थी, एक बड़े उच्च स्तर पर कमेटी गठित की गई थी। हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद टाइम बाउंड मैनर में, जिस तरीके से 15 दिन का समय मांगा गया था, तो उस 15 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, कहीं ना कहीं हमें दोबारा से सड़कों पर आने की जरूरत पड़ी। उसके बाद जाके कल शाम को हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि कहीं रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है। लेकिन अभी भी आप एग्जाम के समय से लेकर आज तक देखिए कितना समय हो गया, अगर आज तक कोई भी इसके ऊपर फॉर्मल एफआईआर नहीं की गई। अपने अपने लेवल पे हर एक एजेंसी ने, चाहे वो जेकेएसएसबी है, चाहे क्राइम ब्रांच है, चाहे सीआईडी है, जितने भी विंग्स है, सभी ने इन बच्चों को बुलाया, जितनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी थी उन्होंने किया और उनको उसमें कुछ नजर आया। लेकिन शक हमें तब होता है जब आज तक इसमें किसी भी मामले में एक भी एफआईआर नहीं हुई। तो जब तक इसमें कोई एफआईआर नहीं होगी, हम किसी को डिटेन नहीं कर सकते, हम किसी को उस लेवल की क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं डाउट होता है, कभी ये शक सरकार की मंशा पर पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ उच्च स्तरीय लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे समाचार में भी आता रहा। तो इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इंक्वायरी हो। दूसरा, इस इंक्वायरी की वजह से बच्चा सफर ना करे। जैसे हिमाचल में विद इन डेज एग्जाम रिकंडक्ट किया गया, वैसे ही आप यहां पर जल्द से जल्द एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएं। अतुल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में घोटाला ना होकर आउटर स्टेट में घोटाला जो है वो किया गया हो, जहां से पेपर प्रिंट हुआ है वहां पर ये घोटाला पेश आया हो? बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसीलिए मैंने बोला कि इसका जो पूरा मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है, ये जम्मू कश्मीर से बाहर से लेके जम्मू कश्मीर के अंदर इनके कुछ जो गुर्गे बैठे हैं, जो इनके टाउट्स बैठे हैं, उन सबकी मिलीभगत के साथ हुआ है। तो इसको हम कहीं पे भी डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए बार बार हमारा जो हम प्रेस कर रहे हैं सीबीआई के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बाहर से किया गया है। जो जम्मू कश्मीर में भी इनके बहुत सारे एजेंट्स, और आपने जिस चीज को कोड किया था कि 20-22
बीच जो है बहन भाई, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अराउंड 100+ सिबलिंग्स इसमें फाउंड किए जा चुके हैं। उसके अलावा अभी हस्बैंड वाइफ, क्योंकि उसमें पेरेंटेज दी होती है, हस्बैंड वाइफ की पेरेंटेज बहुत जगह मैच नहीं करती, इसलिए वो डाटा हम एनालाइज अभी नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। देखिए कितने कोइंसिडेंस हो सकते हैं। सिबलिंग्स आगे कोइंसिडेंस हो गया, एक ही जगह से आगे वो भी कोइंसिडेंस हो गया, सेम मार्क्स भी आगे वो भी कोइंसिडेंस हो गया, पिछले पेपरों में उनके नंबर नहीं आए ये भी कोइंसिडेंस हो गया, और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये हो गया कि ये सब कुछ किसमें हुआ, जेकेपीएसआई के एग्जाम में हुआ, इससे पहले क्यों इतने कोइंसिडेंस नहीं हुए। वहां से शक नहीं, ये सब यकीन में बदलता नजर आ रहा है। और हम ये मांग करते हैं एलजी साहब से कि जल्द से जल्द इसमें एफआईआर रजिस्टर करके जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बुक किया जाए, ताकि हम एस्पिरेंट्स का विश्वास एक बार दोबारा सिस्टम के ऊपर बने। अन्यथा हमारा इन रिक्रूटिंग एजेंसीज के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि सालों तक हम लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है, पब्लिक एक्सचेकर का इतना बड़ा लॉस होता है, हमारा टाइम का लॉस होता है, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ओवरेज की भी बात हो रही थी कि कुछ लोग यहाँ पर ओवरेज हो रहे हैं। देखिए फिर ना, उसके बाद यहाँ पर ये बात हुई कि पेपर दोबारा से रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अतुल ये भी है कि अगर आपने पहले मेरिट हासिल किया है, मेरिट में आपने टॉप किया है, तो आपको डर नहीं होना चाहिए, आप दोबारा से रिकंडक्ट करा सकते हैं एग्जाम को। लेकिन एक डर उनके अंदर जरूर, क्योंकि अगर हम दूसरे पक्ष की भी बात सामने रखें तो उनका कहना है कि उन्होंने मेहनत की है, वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, शायद वो स्टार दोबारा से ना चमके। देखिए मैम, मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत हूं, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। देखिए जो मेरिटोरियस बच्चा होगा, उसने पहले जो मेहनत की है, उसको दोबारा इतनी मेहनत करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर वो कहीं ना कहीं इसकी इंक्वायरी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, वो हमें उनके ऊपर संदेह करने के ऊपर मजबूर करता है, क्योंकि उन लोगों का जो पेपर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन या रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए वो लोग कहते हैं कि सेग्रीगेट कर दो, किस बच्चे ने स्कैम किया उसको बाहर निकाल दो। आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। आप बताइए, ऑनलाइन एग्जाम में प्रॉक्टोरिंग सॉफ्टवेयर होता है, उससे पता चल जाता है इस बच्चे ने स्कैम किया, इसने 1 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया या इसने आधे घंटे में सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, वहां पे पकड़ा गया। जैसा ये यूपी की बार बार एग्जाम्पल देते हैं, वहां पे सीबीटी एग्जाम हुआ है, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, जो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए बंदे ने क्या उसकी वर्किंग रही है, उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या रही, उसने कितने सेकंड्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो सब कुछ वहां से पता चलाया जा सकता है। लेकिन ये ओएमआर एग्जाम है जिसमें लार्ज स्केल के ऊपर बंगलिंग हुई है, और एजेंसी ने भी वैसा पाया है, तभी उन्होंने पेपर क्रैश करने की रिकमेंडेशन की है। क्योंकि हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से या कुछ टेक्निकल लोगों से हमने बात की, किसी के पास भी ऐसा कोई सेग्रीगेशन करने का तरीका नहीं पता चलता कि इसने ये स्कैम किया है इसको बाहर निकाल दिया जाए, या इसने स्कैम किया है इसको बाहर निकाल दिया जाए। जो टॉपर्स हैं उनका तो पता चल रहा है, लेकिन अगर किसी को 20 क्वेश्चन भी अनफेयर मीन से मिले हैं, इनजस्टिस तो वो भी है। अगर किसी को 10 क्वेश्चन भी गलत मिले हैं, इनजस्टिस तो भी है। तो सेग्रीगेशन का प्रोसेस इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तभी इसको क्रैश करने की नौबत आई है। दूसरा, जो एजेंसी जिसके पास ये इंक्वायरी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज पाई है कि लार्ज स्केल पे बंगलिंग हुई है, तभी जो है कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। और जो एज रिलैक्सेशन का आपका आखिरी सवाल था, जो एज रिलैक्सेशन की बात करूंगा, वो इन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। क्योंकि अगर री एग्जाम होगा तो सेम एस्पिरेंट होंगे, जितने पहले थे उतने ही होंगे, और जिसको जो जो रिलैक्सेशन मिली है वो कंटिन्यू रहती है। क्योंकि रिक्रूट वो एप्लीकेशन जो है वो स्क्रैप नहीं हुई है, एडवर्टाइजमेंट स्क्रैप नहीं हुई है, सिर्फ एग्जाम स्क्रैप हुआ है। एप्लीकेशंस हमारे वही रहेंगे, हमें दोबारा बस एग्जाम में बैठना है। तो जो एज रिलैक्सेशन वाला है वो इन लोगों को मिसगाइड मतलब वो मुद्दा यहाँ पर पूरी तरह से हल होता हुआ नजर आता है कि आपकी एज जो रिलैक्सेशन है वो एज इट इज है, उसमें कोई समस्या नहीं। पिंकल, आपके पास आऊंगी। रेवेन्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देखिए, जब एसआई के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही थी तो कुल मिलाकर कितने फॉर्म यहाँ लगते हैं? 1,13,861 फॉर्म फिल होता है। और उसके साथ साथ आप देखिए इसका रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पर क्या कहता है। रेवेन्यू जनरेशन ये कहता है कि 62,62,03,550 रुपए ये कमाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम, ये पूरी बात हो गई कि एसआई को लेकर किस तरह से घोटाला हुआ, अब अगर भर्ती होती है तो किस तरह से परेशानी होगी, ओएमआर पेपर किस तरह से किया गया, उसके बाद जो कंपनीज लाई गई वो डिफॉल्टर थी। लेकिन अगर हम थोड़ी सी नजर को घुमाने की कोशिश करें तो आप देखिए रेवेन्यू जनरेशन किस तरह से यहां पर होता है। कोई भी अमूमन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर फॉर्म फिल होता है तो उसकी भी रेवेन्यू जनरेशन होती है, और जिसमें काफी तरीके से युवा जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो आप समझिए कि 1,13,861 फॉर्म लगते हैं, जिसमें 97,793 बच्चे जो हैं वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एग्जाम में पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम डिटेल देखें तो 62,62,03,550 रुपए
ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमाए हैं, ये पैसा कहाँ गया, ये बड़ा सवाल। उसके बाद जिस तरह से बड़ा घोटाला आया, ये दूसरा सवाल। मैम जो आपने फिगर बताई है डेफिनेटली एक शॉकिंग फिगर है। इसके साथ एक फिगर और ऐड करनी पड़ेगी हमें, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जो अभी लिस्ट पेंडिंग है, और वो भी इसी एजेंसी ने कंडक्ट करा है और वो भी सवालों के घेरे में है। डेफिनेटली उस टाइम पे कुछ लोगों ने JKSSB में एक पेटिशन दी कि भाई ऐसे ऐसे करके धांधली हुई है, और वो ACB में रिपोर्ट रिटन डॉक्यूमेंट दिया, रिटन एप्लीकेशन दी, और उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी दिए उसमें और बैंक अकाउंट नंबर विद ट्रांजैक्शन दिया। तो उसके बाद कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन हाँ चेयरमैन साहब को, जो उस समय के जो चेयरमैन थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया। बोर्ड एक ही रातों रात बोर्ड चेंज कर दिया गया और कहीं दूसरी जगह, और चेयरमैन नए अपॉइंट कर दिए गए। वो अगर फिगर लगाएगी तो ये और इंक्रीज होगा, डबल हो जाएगा। लगभग 1,36,000 जो एप्लीकेंट थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, तो ये फिगर बहुत बढ़ेगी और शॉकिंग है। इसके ऊपर और अभी रिसर्च करने की जरूरत है। मतलब अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 100,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये घोटाला है। एक तरफ विकास की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए रेवेन्यू को लेकर भी घोटाला सामने आ गया है जी। और ये जा कहाँ रहा है, ऐसे कैसा हुआ कि लास्ट मूवमेंट पे, ये जब पिछली बार जब आए थे तब भी धांधली लोगों के सामने लाई थी कि लास्ट मूवमेंट पे कैसे एक L1 कंपनी है उसको चेंज करके किसी दूसरी कंपनी को दे दिया गया, और दूसरी कंपनी का नाम हमारे सामने है, L1 का भी नाम हमारे सामने है। ये चेंज हुआ क्यों? किसी ने तो कुछ ना कुछ फेवरेटिज्म दिया होगा, कुछ ना कारण होगा। और जो पैसा, जो रेवेन्यू, बच्चों की मेहनत, हार्ड अर्न मनी, पेरेंट्स का, बच्चों का, जिन्होंने फॉर्म भरे, उसको किसी ना किसी ऐसी कंपनी को दे दिया गया एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। और अब एट प्रेजेंट जो पब्लिक एक्सचेकर है उसका मनी भी वेस्ट हो रहा है इन्वेस्टिगेशंस में, जो कि हम लोगों को बाहर आना पड़ रहा है। सरकारी एजेंसियां इसी में काम कर रही है। भाई पहले से तुम फेयर क्यों नहीं कर लेते? पहले से इस प्रोसेस को फुल प्रूफ क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास हमारे गवर्नमेंट का टैक्स पेयर मनी से रणवीर प्रेस बनी है, उसमें तुम प्रिंट कर सकते हो। वो किस लिए रखी है? लेटर हेड छापने के लिए, जो कि जिसके लिए इतना सिक्योर्ड चाहिए नहीं। हॉस्पिटल्स की पर्चियां छापने के लिए, स्कूलों के लिए, स्कूलों के पेपर भी तो प्राइवेट छपते हैं। भाई ऐसी चीज जो सिक्योर्ड होनी चाहिए, बाहर बिकते हैं। नोट है, करेंसी नोट्स है, करेंसी नोट्स तो प्रेस में जो है सरकार खुद छापती है, वो भी तो दे ना प्राइवेट कंपनियों को टेंडर, वो नहीं देती है। जिसमें गवर्नमेंट को खुद का फायदा है वो तो अपने पास सिक्योर्ड वे में करेगी। जो एक फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए हम कह रहे हैं कि भाई इसको एक फेयर करने के लिए, फुल प्रूफ करने के लिए, लीक प्रूफ करने के लिए आप सरकारी तंत्र का इसमें इस्तेमाल करिए, और नई नई टेक्निक्स जो आज के टाइम पे आई हैं। अब इसमें सुनने को आया कई लोग हैं जो अंदर फोन लेके गए हों। भाई मेटल डिटेक्टर आज बहुत अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आप मेटल डिटेक्टर लगाइए ना। एग्जामिनेशन सेंटर्स में CCTV कैमरे आपने लगा दिए, कई जगह पे वो भी नहीं लगे होते हैं, ठीक है। कई जगह वेरिफिकेशन के टाइम पे गड़बड़ होती है। पैसा हम दे रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो सही तरीके से कंडक्ट हो। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उस टाइम पे शॉर्ट टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे आपको डेवलप करना है, करिए, लेकिन हमारा जो एग्जाम हो फेयर तरीके से कंडक्ट करिए। लेकिन नहीं, ये डायरेक्टली किसी को पैसा नहीं दे सकते, तो इनडायरेक्ट वे में किसी फेवरेटिज्म करके किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं वो जुड़ी होती है। फेवरेटिज्म जो है वो देखने को मिला है। खालिद, क्या लगता है कि फेवरेटिज्म की वजह से ही इतना बड़ा घोटाला केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पेश आया है? देखिए मैम, ये एक प्री प्लान कंस्पिरेसी है जो हम डे 1 से कह रहे हैं। प्री प्लान कंस्पिरेसी क्यों है? अगर प्री प्लान कंस्पिरेसी नहीं होती तो इसमें जो सिलेबस है वो UPSC का कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, फिर पेपर का लेवल जो है वो गिराया नहीं जाता, ताकि कल को जो स्टूडेंट है वो ये क्लेम ना कर पाएँ कि इसका रैंक हाई गया, ये पेपर इजी था इसलिए गया। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जिस डिफ़ाल्टर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और जो इससे पहले CBT कंडक्ट करने के लिए कंपनी आई थी, उस कंपनी ने रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में रिट पिटीशन फाइल की। उसके साथ केस फाइट करने के बाद, कंटेस्ट करने के बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब वो केस जीत जाते हैं। उसमें ये क्लेम करते हैं कि ये जो कंपनी है ये सक्षम नहीं है हमारा पेपर कंडक्ट करने के लिए। लेकिन एक ब्लैक लिस्टेड जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली और ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ब्लैक लिस्ट की है, जिसको क्या बोलते हैं, बम्बई के महाराष्ट्र के गवर्नर साहब लेटर लिख के ब्लैक लिस्ट करवाते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी उसको जो कॉन्ट्रैक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका टाई अप हुआ था उसका पूरा अमाउंट पे नहीं करती है। वो एक डूबी हुई कंपनी थी, वो पैसा वसूल करने के लिए जम्मू कश्मीर में आई और वो जम्मू कश्मीर के युवाओं से वसूली की गई है। CBI की अगर हम बात करें,
अभी तक सीबीआई को ये केस सौंपा क्यों नहीं गया, क्यों इतनी ढिलाई बरती जा रही है? बेशक कल से रिपोर्ट जो है वो एलजी के पास सबमिट कराई गई है, पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक सीबीआई के पास क्यों नहीं पहुंचाई गई रिपोर्ट? क्या लगता है? देख जी मैम, इसमें ऐसा है कहीं ना कहीं लगातार जिस दिन से पहले दिन से हम इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, इसमें अलग अलग विभागों के सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। कहीं पे कोई सीआरपीएफ गार्ड निकल आता है, कहीं पे कोई बीएसएफ का बड़ा ऑफिसर आ जाता है, कहीं पे कोई गवर्नमेंट टीचर निकल आता है। तो हमें कहीं ना कहीं शक है कि कुछ एक लोग इसको इन्फ्लुएंस करने में अभी भी कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि अगर आज तक मैं ये समझता हूं कि अगर ये मसला सीबीआई को दिया गया होता और इसमें एफआईआर की गई होती, और ना जाने जिस तरीके से हिमाचल में लगभग 171 के आसपास अरेस्ट हो चुके हैं, कर्नाटक में एडीजी लेवल के लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो आज तक जम्मू कश्मीर में भी हमें बड़ी गिरफ्तारियां इसमें मिलती और ये जो पूरा रैकेट था अभी तक क्रैक हो चुका होता। काफी समय दे दिया गया है उन लोगों को कवर अप करने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि इससे अधिक समय और ना दिया जाए और जल्द से जल्द इसमें सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट हो, जल्द से जल्द एक क्या लगता है कि इसमें कुछ नेताओं की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ब्यूरोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से ढिलाई बरती जा रही है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं जो नाम जुड़े हैं, या हमने अपने लेवल पे जितना इसमें डाटा इकट्ठा किया है, कुछ एक लोगों के, बहुत सारे लोगों के साथ तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ये जो प्रीलिमिनरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी एलजी साहब ने, वही हिसाब हमारा है। हम इसमें जो है वो चीजें नहीं खंगाल सकते, हम किसी का ट्रांजैक्शन डिटेल, किसी की कॉल चेक डिटेल नहीं चेक कर सकते। लेकिन जब कोई प्रोफेशनल एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी, जरूर इसमें वो लोग, वो नेता, वो बड़े अधिकारी, टीम बनाने की जरूरत है। उन हाँ, लोगों को यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है जिन लोगों ने पहले से ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया हुआ है। उनकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, जिन लोगों ने पहले से एग्जाम लिया है, अगर वही लोग टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर घोटाला किस तरह से सामने आएगा? एक लास्ट कमेंट जल्दी से। इसमें मैम ये जो मेरिटोरियस वाला वर्ड यूज़ किया जा रहा है, मेरिट लिस्ट तो आई ही नहीं थी, तो गुटबाजी पता नहीं क्यों। लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक जो कोर्ट माफिया जो है, जो बार बार हर लिस्ट को कहीं ना कहीं कोर्ट में घसीटने की कोशिश करता है, लाखों रुपए ले लेते हैं बच्चों से, उसके बाद उन बच्चों का कुछ नहीं होता। लेकिन उन लिस्टों को रोक के बाद में सरकार को जो बाद में ज्वाइन करते हैं, उनको बिना किसी काम के 6-6, 8-8 महीने की सैलरी देनी पड़ती है, एज ए एरियर उनको देना पड़ता है। उस कोर्ट माफिया ने दोनों तरफ से पैसे कहीं ना कहीं वो बच्चों से जो हार्ड अर्नी मनी है उनको झूठे दिलासे देके कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे, स्टे ऑर्डर करेंगे, ऐसे न ऐसे करके लूप होल्स ढूंढ के, वो लोग एक माफिया का रूप है। मैंने पहले कहा, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। अतुल, आपका लास्ट कमेंट। देखिए मैम, मैं तो यही चाहूंगा कि मैंने बार बार ये कहा कि एग्जाम क्रैश हो गया, हम वहां तक सीमित रहने वाले नहीं हैं। अगर सरकार को लगता है, एलजी साहब को लगता है कि हमने एग्जाम क्रैश कर दिया, बच्चे घर पे बैठ जाएंगे, एस्पिरेंट घर पे बैठ जाएंगे, वैसा नहीं है। जब तक ये पूरा रैकेट, इसके पीछे कौन लोग थे, उन लोगों को बुक नहीं किया जाता, बिहाइंड द बार नहीं डाला जाता और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इन लोगों को नहीं दी जाती, तब तक हमारी मूवमेंट रुकने वाली नहीं है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जेके पीएसआई नहीं, जेके एसएसबी और पीएसआई की आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं वो फेयर हो, तभी जो है यूथ के साथ जस्टिस हो सकता है। लास्ट कमेंट। देखिए मैम, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, हमारी डिमांड यही है, इंक्वायरी सीबीआई से हो और या इंडिपेंडेंट कोई जुडिशरी का रिटायर्ड जज या कोई एक्टिव जज इन्वॉल्व करके इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद बाद में जो चीज़ें आती हैं, और जेके एसएसबी आइंदा के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट करती है या इससे पहले जितने एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें कोई भी इनरेगुलरिटीज पाई जाती है, उसको दोबारा से कंडक्ट करके ट्रांसपेरेंट वे से किया। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का जुड़ने के लिए, विंकल आपका भी, अतुल आपका भी और खालिक आपका भी। फिलहाल आपने देखा कि एसआई एस्पिरेंट्स को लेकर बात हो रही थी कि एलजी के पास रिपोर्ट जा चुकी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये जांच सीबीआई के पास जाती है या नहीं, क्योंकि हर तरह से मांग जो है वो सीबीआई जांच की हो रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी तक ये जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई। आप देखते रहिए कार्यक्रम।